नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात फिर बिहार की। बिहार में चिराग पासवान की, चिराग पासवान के साथ मुकेश सहनी की, और मुकेश सहनी और चिराग पासवान के साथ प्रशांत किशोर की। अपने अपने अंदाज में तीनों अपने अपने जगह पर खड़े हैं, और जो भीड़ जुट रहा है, भीड़ के लिहाज से नव संकल्प यात्रा पर निकले हुए चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के आह्वान के साथ, और जो भीड़ उनके यहाँ जुट रहा है, जो उनके सभाओं में लोग उमड़ रहे हैं, अगर भीड़ को ही जीत का पैमाना माने तो चिराग पासवान जीत रहे हैं, वो अगले मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चिराग पासवान का यह तिलस्म 2020 के चुनाव में भी नजर आया था। भीड़ बेशुमार जुटा करता था उनकी सभाओं में, और वो लगातार अटैकिंग थे। उस समय एनडीए की सरकार के नेतृत्व कर रहे थे नीतीश कुमार उस समय भी, और नीतीश कुमार के खिलाफ अटैकिंग मोड में थे। इस बार वो अटैकिंग मोड नहीं है, फिर भी भीड़ उमड़ रहा है, और लगातार चिराग पासवान पर यह दबाव बन रहा है कि वो अपना एक अलग राह निकाले, जिस ढंग से 2020 में राह निकाला था। लेकिन 2020 में वो 138 सीटों पर लड़ गए थे, 243 सीटों वाले विधानसभा में। लेकिन सिर्फ जीत क्या मिली? एक। कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया नीतीश कुमार को, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और बाद में उनको सेट होने में एनडीए में बड़ा मुश्किल हुआ। वो उस समय कहते थे बिहार में वो एनडीए के पार्ट नहीं है, केंद्र में एनडीए में है। ये सब कुछ जो सामंजस्य के तौर पे आगे बढ़ा वो संभला बाद में जाके चीज़ें। लेकिन फिर से एक बार उस युवा के पीछे लोग उमड़ पड़ रहे हैं, खास करके जो पासवान बिरादरी है। 5.5% का आबादी कहते हैं बिहार के, जनगणना हो चुका है। तो वो सारे लोगों को लगता है कि रामविलास पासवान के पुत्र को इस बार मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और बेशुमार भीड़ उमड़ रहा है। उस भीड़ के पैमाना को अगर जीत का पैमाना माने, जिसके बाद अगर पिछली बार जैसे उन्हें धक्का नहीं मिले, पिछली बार के बारे में बता रहा हूँ फिर से एक बार, कि वो एक सीट ही जीत पाए थे 138 सीटों में, और वो भी क्या, उनके वो एक सीट, एक विधायक टूट करके जनता दल यू में चले गए थे, नीतीश कुमार की सरकार में चले गया था, उनकी पार्टी में चले गया था। तो आज की तारीख में बिहार विधानसभा में उनकी संख्या 0 है, लेकिन भीड़ बेशुमार है। तो ये हाल है चिराग पासवान का। अब बारी बारी से बात करते हैं फिर प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर के बिहार बदलाव यात्रा से आप सब वाकिफ़ हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनके यहाँ भीड़ जुट रही, काफ़ी बड़ी तादाद में, जहाँ जा रहे हैं वो, अब उनके पीछे भीड़ जुटनी शुरू हो गई। पहले वाली सूरत नहीं थी। एक आइडियल आदर्श राजनीति के नाम पे वो आगे आ रहे हैं, और कह रहे हैं जीत तो लेंगे वो, लेकिन मुख्यमंत्री खुद नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री किसी और को बनाएंगे। तो आप समझ लीजिए, चिराग पासवान जीतेंगे, उनकी भीड़ कह रही है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो जीतेंगे तो मुख्यमंत्री अपना नहीं बनाएंगे। प्रशांत किशोर इनफैक्ट कह रहे हैं कि वो या तो अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे, या तो आसमान में रहेंगे और ज़मीन पे रहेंगे, या तो जनता उनको पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का मौका देगी तभी वो सरकार बनाएंगे। एक मैजिकल फिगर है, जादुई संख्या है विधायकों की 122, जिसके पास होगा वही सरकार बनाएगा। प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि उनके जन स्वराज को अगर 122 विधायक जीत के आते हैं तभी वो सरकार बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। और वो चाहेंगे कि उनकी स्थिति ऐसी हो कि जो जहाँ से जीत के आया है, जिधर जाना चाहता है वहाँ, बिहार में बिल्कुल साफ है, क्लियर कट, महागठबंधन की ओर जाएंगे या एनडीए की सरकार जाएंगे। तो जिसकी सरकार बनी उधर चले जाइए आप। प्रशांत किशोर ने ये कहा कि मैं उन विधायकों को हम लोग बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि भैया अगर तुम्हें पक्ष विपक्ष की राजनीति करनी है तो जन सुराज छोड़कर जहाँ जाना है जाओ। हम लोग तो सड़क की राजनीति करना चाहते हैं, समाज की राजनीति करना चाहते हैं। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है कि 15-20 विधायकों को लेकर मैं पक्ष या विपक्ष में बैठूं। हमारा लक्ष्य बिहार में सुधार है। प्रशांत किशोर का ये रोल पड़ोस के झारखंड की तरह से दिखता है, जहाँ पे झारखंड विकास मोर्चा बना करके, वहाँ का भी बीजेपी के विधायक दल के नेता हैं, वहाँ के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने एक झारखंड विकास मोर्चा बनाया था, अपनी पार्टी बनाई थी। झारखंड विकास मोर्चा का पूरा जो अटैकिंग स्टाइल होता था, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती थी। 3 चुनाव लड़े विधानसभा के उन्होंने। 3 चुनाव, पहले चुनाव में उनके 11 विधायक आए जीत करके, और जब जीत के आ जाते तो सरकार बनाने की स्थिति आती थी, वो सारे विधायक निकल कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिया करते थे। ठीक दूसरी बार भी वो 8 विधायक को लेकर आए दूसरी बार के चुनाव में। 2016 के बाद की बात कह रहा हूँ मैं, जब से वो सरकार, वो जो अपनी पार्टी बनाया था झारखंड विकास मोर्चा, 2006 के बाद की बात कह रहा हूँ, कि वो फिर दूसरी बार उनके 8 विधायक जीत के आए। बाबूलाल मरांडी और 2 लोगों को छोड़ करके बाकी तमाम लोग निकल कर चले गए, और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी पूर्ण बहुमत के लिए। और तीसरी दफ़े ऐसी स्थिति आई जो 2000 पिछली विधानसभा चुनाव में, कि उनकी पार्टी की ओर से 3 विधायक जीत के आए थे। 3 विधायक जब जीत के आए थे तो 3 विधायक में से 2 तो चले गए कांग्रेस के साथ, और बाबूलाल मरांडी चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। वहाँ विधायक दल के नेता बने, लेकिन उनको मान्यता नहीं मिली
विपक्ष के नेता के तौर पे, क्योंकि वो अलग पार्टी से आए थे। पिछले 5 साल तक लटकने के बाद आखिरकार इस बार जब भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी के बैनर से चले आए हैं वो। पिछली बार वो 2019 में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय ही कर दिया था। एक चले गए थे भारतीय जनता पार्टी को तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर वो। कहीं ये नौबत तो नहीं आने वाली है जब बिहार में पैटर्न ऐसा हो सकता है जैसा जिस तरह प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो उनके विधायक जीत के आएंगे तो वो जहाँ जाएंगे वहाँ चले जाएंगे, सरकार बनाने की नौबत नहीं आती। तो यही रोल सा दिख रहा है प्रशांत किशोर के बयानों में। विरोधाभास गजब का है। वो कहते हैं जीत के आने के बाद अगर सरकार बनाने की स्थिति, बिहार की जनता ने उन्हें सरकार बनाने पूर्ण बहुमत का मौका नहीं दिया, 122 सीटें नहीं दी उन्हें, तो वो सरकार कतई नहीं बनाएंगे, तोड़ जोड़ की सरकार नहीं बनाएंगे। तोड़ जोड़ की सरकार नहीं बनाएंगे। एक मिसाल है, कहते हैं अरविंद केजरीवाल को 43 दिनों के अंदर दिल्ली की कुर्सी छोड़नी पड़ी। जो पहली बार 2013 में जीत के आए थे, उन्होंने तोड़ जोड़ की सरकार बनाने की स्थिति पैदा हुई थी। 28 विधायक जीत के आए थे उनके। पूर्ण बहुमत के लिए राज्य में जरूरत थी 35 विधायकों की। वो पूरा हो रहा था 8 कांग्रेस के जो जीत के चले आए थे उनके मिलन से। तो उन्होंने एक गठबंधन की सरकार बनाई वहाँ पर पहली बार दिल्ली में, और उसका 40 दिन के बाद ही मन ऐसा उबा कि वो सरकार को उन्होंने तोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। तो वो ये प्रयोग हो चुका है भारतीय राजनीति में, दिल्ली का प्रयोग। वो प्रशांत किशोर किसी भी सूरत में दोहराना नहीं चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं प्रशांत किशोर का जो दर्द है वो इस ढंग का दर्द है कि ऐसे किसी मजबूरी में कुछ नहीं करना चाहते हैं जिससे जो उन्होंने परिकल्पना की है आदर्श बिहार की, जो उन्होंने परिकल्पना की है बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने की, उसमें कोई महागठबंधन या गठबंधन के नाते उनको कोई समझौता करना पड़ा, ऐसा कतई वो नहीं चाहते हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको अगर बिहार की जनता पूर्ण बहुमत देती है तो वो आसमान में चले जाएंगे, अर्श पे रहेंगे। अगर नहीं देती है, मान ली 10 देती है, 20 देती है, 100 देती है, फिर भी वो फर्श पे आ जाएंगे, बिल्कुल सरकार नहीं बनाएंगे, कोई गठबंधन नहीं, कोई उनको। तो ये एग्रेशन का अंदाज है, कई विरोधाभासी अंदाज इसमें निकल के आता है कि भैया इतनी बड़ी तादाद में जो विधायक जीत के आएंगे वो उनको ऐसा मुक्त क्यों छोड़ते हैं। तो एक प्रयोग बताया आपको, झारखंड में होता रहा था, बाबूलाल मरांडी करते रहते थे, जिता के लाते तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आग उगलते हुए रहते थे वो लगातार। नरेंद्र मोदी की अटैकिंग, उन पर भी अटैक उन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था, और उस नाते झारखंड की जनता उनको समर्थन देती थी, उनके विधायक जीत के जाते थे, और सारे विधायकों को सरकार नहीं बनाने की स्थिति में वो छोड़ देते थे खुला, वो सब भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते थे। अजीब, और शायद यही स्थिति की बात कर रहे हैं बिहार में भी हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं प्रशांत किशोर की एनडीए को नुकसान पहुंचाने, अभी जो हालात है बिहार बदलाव के नाम पे, वो लगातार नीतीश कुमार की सरकार पे, एनडीए के पार्टनर्स पे, भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मोड पे हैं। लोग कह रहे हैं इससे वो फायदा कहीं ना कहीं महागठबंधन का पहुंचा रहे हैं। लेकिन नौबत ऐसी अगर आई तो कह रहे हैं कि भाई जीतने के बाद जिसको जहाँ जाना चाहे चला जाए। तो ये मुमकिन है, चूँकि केंद्र में सत्ता में सरकार है एनडीए की। अगर ऐसी स्थिति आएगी, बिहार भी हंग विधानसभा आएगा, तो जो केंद्र में जिस सरकार है उसका पलड़ा भारी रहेगा। तो प्रशांत किशोर के लोग हो सकता है कि वो जो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं वो टूट करके जाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार बना दें। ये परिकल्पना मैं एक जर्नलिस्ट के नाते कह रहा हूँ, ये संभावनाओं की बात कह रहा हूँ पॉलिटिक्स में। ये प्रशांत किशोर की स्थिति है जो कह रहे हैं जीतने की स्थिति में। अगर पहले ही मैंने कहा भीड़ अगर जीत का पैमाना है तो प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, उनका जन स्वराज जीत रहा है। जिस अंदाज में लोग उनके आसपास उमड़ रहे हैं, उनके आदर्शवादिता राजनीति की बात करते हुए मैं सुन रहा था मुजफ्फरपुर के डॉक्टर ए.के. दास को। वो कह रहे थे कि उनका प्यार प्रशांत किशोर से है, अगर जीतने के बाद छोड़ने की स्वतंत्र होने की नौबत आई तब भी वो नहीं छोड़ेंगे, वो जन स्वराज के साथ बने रहेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मोटे तौर पर 10 साल उन्होंने जीवन का सोचा है बिहार को ही देंगे, विपक्ष में रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अपने विधायकों को जहाँ जाना है वहाँ छोड़ देंगे जाने के लिए। या अजीब आदर्श स्थिति। तो 2 धड़ा है जो प्रशांत किशोर की बात मैं कह रहा हूँ, चिराग पासवान के भीड़ अब बेशुमार उमड़ रहे हैं इनके पीछे, और ये बता रहे हैं कि सरकार बनने की स्थिति में दोनों की है भीड़ अगर माने तो। और तीसरे व्यक्ति हैं मुकेश सहनी, उनका जिक्र ना करें तो थोड़ा सा ये न्याय नहीं होगा अपने हिसाब से। मुकेश सहनी उस अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं, मुकेश सहनी उस आबादी से आते हैं, केवट की आबादी से आते हैं, निषाद की आबादी से आते हैं, क्विट की आबादी से आते हैं, जिनके हाथ में मछुआरों की आबादी से आते हैं, जिनकी आबादी के बारे में कहते हैं बिहार नदियों का प्रदेश है, इसकी आबादी हर जगह मौजूद है, नदी किनारे है, मछुआरे हैं। और यही नहीं, कहते हैं गंगा का पूरा बेल्ट जो है, जो लंबा सा बेल्ट है, उसमें 141 संसदीय सीट ऐसी हैं जहाँ पर केवट मछुआरे बड़े अच्छी तादाद में हैं, वहाँ के सांसद तय करते हैं। इसी ढंग से बिहार में बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में इन निषादों के समय बारे में जानने, निषाद पार्टी बना करके संजय निषाद उसके नेता हैं, बड़े अपने अंदाज में एनडीए के साथ पॉलिटिक्स करते हैं, बार बार धमकी देते हैं कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन वो जानते हैं कि निषाद मूलतः एनडीए भारतीय जनता पार्टी की ओर रुझान वाले लोग हैं, तो नेता चला जाएगा फिर ही वोट वहाँ पड़ेगा। तो यही स्थिति मुकेश सहनी के साथ बिहार में हो रखी है।
मुकेश सहनी की राजनीति की शुरुआत एनडीए के पार्टनर के तौर पर हुई, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पर हुई, लेकिन जब नौबत आई 2020 में तो जाना चाह रहे थे महागठबंधन के साथ। महागठबंधन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था सीट शेयरिंग को लेकर, सब कुछ लेकर के, लेकिन उसमें कुछ खटपट हुआ। सीट शेयरिंग एक महागठबंधन के जवाब में, महागठबंधन जब बात कह रहा हूँ मैं विपक्षी महागठबंधन की बात कर रहा हूँ, जब सीट शेयरिंग के लिए आखिरी फैसले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी अचानक से छोड़ गए और उनको एक ऑफ़र आ गया एनडीए की तरफ से। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से से 11 सीटें दी उनको चुनाव लड़ने के लिए, तो पिछले विधानसभा की बात कह रहा हूँ, जिसमें से 3 विधायक को जीत के चला है। तो अचानक से मुकेश सहनी जानते हैं उनके वोटर कहाँ हैं। जो सहनी वोटर मोटे तौर पे कहते हैं इंक्लाइन टुवार्ड्स नरेंद्र मोदी है, वो काफ़ी बैटिंग में कर चुके हैं इसके लिहाज से कि नरेंद्र मोदी को छोड़ने की। इसकी वजह से उनके पार्टी में बिखराव हुआ है, सारे लोग टूट के एनडीए के बीजेपी में चले गए। जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं वो उनके सहयोगी हुआ करते थे। इसके अलावा प्रदीप सहनी जो एक अपने हिसाब से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, विकासशील पार्टी, इंसा पार्टी बना करके, वीवीआईपी, ऐसे उनके लोग इधर उधर फैले पड़े हैं। सिर्फ इसलिए फैले पड़े हैं कि मुकेश सहनी फिलहाल महागठबंधन की ओर है। मुकेश सहनी की ये ताकत बता दूं कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में जो भीड़ जुटी, उसमें भीड़ जुटाओ अभियान में जो सबसे बड़े ताकत के तौर पर निकले तेजस्वी यादव तो थे ही साथ, लेकिन मुकेश सहनी का बड़ा रोल था। कहते हैं कि उससे पहले वोटर अधिकार यात्रा तय करने से पहले जो पटना में कांग्रेस महागठबंधन की रैली हुई थी, रैली क्या हुई थी, रथ निकला था। उस रथ पे जो विवाद खड़ा हुआ, जिसमें कहते हैं कन्हैया कुमार को उतार दिया गया, पप्पू यादव को उतार दिया गया, वो रथ मुकेश सहनी ने तैयार किया था। जो तैयार करने की बात मैं कह रहा हूँ, तो उनके पास लोग हैं, रथ उन्हीं के साथ चला सकते हैं वो जहाँ भीड़ उमड़ती है। उस रथ से उतार दिया गया मुकेश सहनी के रथ से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को। कहते हैं कि जो साठ गांठ है, क्लियर कट है। मुकेश सहनी कह रहे हैं मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, मुझे उप मुख्यमंत्री बनना है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है। वो बार बार कहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, महागठबंधन के साथ मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाइए, मैं महागठबंधन के साथ अटूट रहूँगा। लेकिन महागठबंधन के अंदर एक मामला क्या है कि 16 दिनों तक लंबी यात्रा करने के बाद, वोटर अधिकार यात्रा करने के बाद, जिसमें कहते हैं मोटी तौर पर महागठबंधन में जो प्रमुख दल है, आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल है, जो तेजस्वी यादव की पार्टी है जिसके वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके लोग थे उस यात्रा को सफल बनाने में। उसके अलावा मुकेश सहनी के लोग थे। लेकिन 16 दिन तक किसी भी सभा में राहुल गांधी ने कहीं से भी ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरा है, जिस चेहरे पे महागठबंधन चुनाव में उतर रही है, वो तेजस्वी यादव है। ये एक अलग सी कसक है तेजस्वी यादव के अंदर। कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में एक बयान नहीं कर रही है कि तेजस्वी यादव ही अगले मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे अगर जीतता है महागठबंधन तब। तो आप समझ सकते हैं तेजस्वी यादव की क्या मुश्किल है। अगर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, तो वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के एश्योरेंस दे रखे हैं मुकेश सहनी को, वो कहाँ तक फलीभूत होगा। इसके लिए कहते हैं कि महागठबंधन से टूटने की आशा जो सबसे ज़्यादा एनडीए के अंदर है, कि है आखिरी मोड़ पर आकर के मुकेश सहनी टूट के इधर आ जाएंगे जहाँ उन्हें पिछली बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो हो सकता है ये भी प्रलोभन हो, चलो तो वहाँ तो मुख्यमंत्री बनना तो तय है ही नहीं महागठबंधन आरजेडी का, तेजस्वी का, जो तुम्हारे लिए एश्योर कर रहे हैं तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे, चलो यही उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। कुछ भी उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक हैसियत का पद नहीं होता, आपको बता दें, सिर्फ वो लिखने के लिए होता है। कैबिनेट मंत्री की हैसियत होती है मोटे तौर पर उसे। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना के भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कैसे राजनीति की है, कहने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के राजनीतिक विषाद की कहानी में आज बस इतना ही। कल हम बात करेंगे इससे आगे की कहानी, जिसमें होंगे नीतीश कुमार, जिसमें होगी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें होंगे चिराग पासवान, जिसमें होंगे तेजस्वी यादव, जिसमें होंगे प्रशांत किशोर। उनकी भूमिका और उसके निष्कर्ष पे हम चलेंगे आगे। तो साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कल मिलते हैं फिर। नमस्कार, धन्यवाद।